तो देखिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पर हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जानना है। लेकिन वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले कुछ और संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमय संख्या, अपरमय संख्या, और फिर इन सबको मिला करके वास्तविक संख्या। तब पहुंचते हैं यहाँ पर ना, जो पीछे की क्लासों में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो पहले एक एक करके वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? प्राकृतिक संख्या से शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक एक को समझते हुए आएंगे और फिर वास्तविक संख्या पे पहुँचेंगे, तब वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। तो एक बार शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स। ठीक, क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? प्रकृति में पाई जाने वाली, गिनती करने वाली संख्याएं। गिनती करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट करते हैं ना, गिनती तो एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो प्राकृतिक संख्याओं को गिनती करने वाली संख्याएं कहते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी? एक से। अच्छा, एक से स्टार्ट करके गिनती कहाँ तक करते हैं? जहां तक आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अनंत। अच्छा, अनंत का ये क्या है? प्रतीक है, ठीक है ना। अनंत को इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। अनंत जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत। बताओ, समझ में आया? प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, और पहली प्राकृतिक संख्या एक, ठीक है। प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई, और प्रकृति में हम जानते हैं कि जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो एक से ही गिनते हैं, 0 से नहीं स्टार्ट होता है। कैसे गिनते हैं? 0 1 2 3 4 5, एक से ना। तो ये गिनती कर, इसीलिए इन्हें गिनती करने वाली संख्याएं कहा जाता है, ठीक। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अच्छा, क्या प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक होती हैं? नहीं। ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस लगा हो, होती है? नहीं होती है। कहाँ इसमें ऋणात्मक? ये तो एक से स्टार्ट होकर के 2 3 4 5, अब इसके आगे चलते चले जाइए, जितने भी संख्याएं सब क्या होंगी? धनात्मक। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब धनात्मक होती हैं, कोई भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। समझे? अच्छा, इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अच्छा, पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? देखो, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है ना, इसमें आपको 0 मिला लेना है। क्या मिला लेना है? 0 मिला के लिख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। अभी 1 2 3 4 5 तो दिख रहा था, 0 नहीं दिख रहा था ना, तो इसमें क्या मिला लेना है? 0। जब इसमें आप 0 मिला लेंगे, 0 1 2 3, देखो मैं यहाँ परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ कि गिनती करने वाली संख्या इसको ये मिला लीजिए, तो ये, क्योंकि ये आपको लिखना नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ ना? तो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3, आगे जहां तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक बात ये बताओ कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होती हैं? होती है ना? तो हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 से, तो जहां तक गिन सकते हो। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें एक एक्स्ट्रा 0 आ गया है, और बाकी तो सब प्राकृतिक संख्या ही है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे यही कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने से
जो श्रृंखला या जो समूह प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। समझे ना? सबको बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। प्राकृतिक संख्या पता चल गया और पूर्ण संख्या भी पता चल गया। अब इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा देखो, पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक होता है। पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। और जीरो पूर्णांक है या नहीं है? है। तो ये क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक? न धनात्मक न ऋणात्मक। जीरो न धनात्मक न उदासीन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो के सामने चाहे प्लस लगाओ चाहे उसका तो मतलब जीरो ही होगा। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ये जीरो 1 2 3 कहां तक? अनंत तक। अच्छा इधर आप जाओगे तो कहां? प्लस अनंत। -1 -2 -3। ये डॉट डॉट के लिए 3 लाइन हमने दिखा दिया। तीन डॉट रख दीजिए, हो गया। ठीक है, 3 डॉट इस तरीके से ऐसे रख दिया करो। है ये है, ये ऐसे रखा करो, बिंदी रख दिया करो। और यहां पर ये माइनस इनफाइनाइट। अब इधर वाला ये जो हिस्सा है यहां से, है ना, ये क्या है? धनात्मक। इधर वाला हिस्सा धनात्मक और इधर वाला हिस्सा ऋणात्मक। देखो जीरो के दाएं साइड में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब, और जीरो के बाईं साइड में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब ऋणात्मक। समझ रहे हो ना? और ये जीरो, इसको हम क्या कह सकते हैं? ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ना प्लस ना माइनस, तो इसको हम उदासीन कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक, दशमलव में ना हो, बटे में ना हो। जैसे 3/2 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। दशमलव में आ गया ना, या वैसे कहीं लिखा हुआ है 2.5, 2.5, तो ये पूरा पूर्णांक नहीं है ना। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, बटे में और दशमलव में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक गिनना चाहो गिन लो। इधर -1 -2 -3 -4 -5 जहां तक गिनना चाहो गिन लो, माइनस इनफाइनाइट तक पहुंच जाओगे। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो हमने श्रृंखला लिखी है ना, जब इसमें आप बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं, तो बताओ ये संख्याएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं? बढ़ रही हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ रही है ना। अच्छा यहां से शुरू करें, -3 -2 -1, तो बढ़ रही है घट रही है? -3 -2 -1 बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। हाँ, अभी किसी ने बोला कि घट रहा है, ये तो बोले हो। अच्छा ये देखो, -5 और -3, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? कौन बड़ा है? बड़ा कौन है? -3। और छोटा कौन है? -5। तो जब मैं -3 -2 -1 इस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं इधर, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। जब दो संख्याएं माइनस में होती हैं, ठीक है, जब दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो उसमें जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये कम माइनस में है, ज्यादा माइनस में। याद रहेगा ये बात? तो इधर भी जब हम इस तरीके से बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो संख्याएं बढ़ती हुई जाती है। -100 और -10 में कौन बड़ा है? बताओ दिलशाद। -10, ठीक है ना। अच्छा -100 और 0 में कौन बड़ा है? हाँ बताओ। 0 बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से तो बड़ी होगी ही होगी। अगर मान लीजिए कोई दो धनात्मक संख्या, कोई दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, जैसे -100 और -50, तो बड़ा कौन होगा? -50। समझ में आया सबको ना? हाँ ये बात याद रखना। तो ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएं, संख्या रेखा पर देखो, तो ये 0 यहां बीच में रहेगा, और इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3,
ऐसे तो होगा। इधर आगे बढ़ते चले जाओ प्लस में, इधर माइनस में, तो इस तरीके से संख्या रेखा पर इसे हम दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, तो एक बात और बताओ, क्या ऊपर की ये जो मैंने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आप लोगों को बताया, ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सभी इस पूर्णांक में शामिल है या नहीं शामिल है? शामिल है ना। देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक से। तो 1 2 3 4 5, देखो इसमें भी है ना 1 2 3 4 5 है सब ना। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में शामिल है या नहीं है ना। तो हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्या सभी पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं आ गई, जीरो भी आ गया। प्राकृतिक संख्या में ना जीरो है और ना ही, तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, तो यहां पूर्णांक तक हम पहुंच गए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। पूर्णांकों पर संक्रियाएं, क्या मतलब है पूर्णांकों पर संक्रियाओं का? पूर्णांकों पर संक्रियाएं, पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग, पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग। पूर्णांकों पर संक्रियाएं मतलब पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग। देखिए जैसे ये 5 है, इसमें प्लस माइनस 3, ये पूर्णांक ही तो है। अभी तो पूर्णांक लिख के आए हैं ना, 0 1 2 3 -1 -2, ये तो होता है। अच्छा ये 5 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, जोड़ना है। बताओ ये 5 और ये अच्छा सुनो, इस 5 के सामने कोई चिन्ह है, क्या माना जाएगा? जिस संख्या के सामने कोई भी चिन्ह ना हो वहां पर क्या होता है? प्लस। तो ये प्लस में है, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -3 हो गया। अब बताओ 5 - 3 कितना बचेगा? 2 बचेगा। प्लस का माइनस का? प्लस का 2 बचेगा। देखो ये 5 है, ये 3, हमेशा जब घटाया जाएगा तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे। बड़ी संख्या यहाँ 5 है, 5 में से 3 को घटा दिया, और घटाने के बाद जो आएगा उसके सामने चिन्ह बड़ी संख्या वाला ही लगेगा। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है? प्लस है, छिपा है ना, तो यहाँ पर भी तो छिपा है। ठीक है। अच्छा ये दूसरा देखो, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो 3 + -5, ऐसे लिखा हो, तो 3 प्लस माइनस का गुणा 5। अब बताओ कितना बचेगा? -2। सबको समझ में आया? माइनस क्यों बचा? देखो एक 3 है, एक 5 है, घटाना है, 3 प्लस में है और 5 में से 3 को घटाया, 2 बच गया। बड़ी संख्या 5 के सामने चिन्ह माइनस, तो इसलिए बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह ही घटाने के बाद में लगेगा। समझ में आया? अच्छा एक और देखो, ये मान लो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, -7 + -8 ऐसे लिखा हुआ है। अब बताओ ये -7 हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा माइनस। अच्छा इस ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह है? प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये मैंने माइनस लगा दिया, और ये प्लस -8, तो -8 -7 जुड़ जाएगा ना? नहीं पता है? कभी भी जब दो संख्याओं का चिन्ह एक जैसा हो, चाहे प्लस हो और चाहे 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 10 संख्याएं हो, अगर उनके चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, प्लस प्लस है तब भी जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है, जब प्लस प्लस जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद प्लस लगेगा, और अगर माइनस माइनस जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ये 8 7 15 और इसके सामने चिन्ह माइनस। अगर 2 संख्याएं माइनस में है या 3 संख्याएं माइनस में है, सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद चिन्ह क्या लगाओगे? और अगर प्लस में है तो जोड़ने के बाद प्लस। समझ में आया सबको? अच्छा तो ये तो जोड़ घटाव हो गया, हमने जोड़ भी लिया और घटा भी लिया। अच्छा मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया है +5 और -11, इस तरीके से दिया गया है, तो +5 और -11। अब बताओ कितना होगा? प्लस में
क्या यहाँ प्लस लगाने की जरूरत है? वैसे भी प्लस है। इधर देखो, यहाँ गुणा देख लो, जैसे 7 गुणा -2 है तो 7 दूना 14, 7 दूना, और प्लस माइनस का गुणा माइनस। ये देखो प्लस गुणे प्लस क्या होता है? प्लस, प्लस गुणा माइनस और माइनस गुणा माइनस। अच्छा, चाहे प्लस गुणा माइनस करो चाहे माइनस गुणा प्लस, तो माइनस ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और देखो अगर हम यहाँ कर दे 0 गुणा 7 तब कितना होगा? कोई 7 बोल रहा था, कितना होगा? 0। किसी भी संख्या का जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, समझे? अच्छा, चाहे यहां पर लिख लो -12 गुणे 0 तब भी कितना आएगा? 0। अच्छा, यहाँ -0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि +0 लिखो चाहे -0 उसका मतलब 0 ही है। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो -11 गुणा -1, नहीं -1 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखो, बताओ अब कितना होगा? माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 11 एक कम, समझ में आया? हाँ, तो चिन्हों के गुणा पर भी ध्यान देना है, और नहीं तो गलत हो जाएगा। चिन्हों के गुणा का बहुत ध्यान देना है। पता लगे 11 एकम 11 तो लिख दो, लेकिन -11 लिख दो तो गलत हो जाएगा ना। अब -11 और +11 में कितना अंतर हो गया? -11 का मतलब 11 घाटा में हो और +11 का मतलब नफा में हो, तो उल्टा हो जाता है ना। तो चिन्ह बहुत मायने रखता है। तो गुणा भी सीख लिए है। अच्छा, भाग अगर मान लीजिए करना वैसे -10/2 तो कितना हो जाएगा? -5। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कट जाएगा ना। अच्छा, और ये माइनस बच जाएगा। अब यहां मान लो लिखा हुआ है 12/-4 ऐसे लिखा हुआ है, तब कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 तिया तो 3/-1। अब बटे के नीचे तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा ऐसे, समझ गए? हाँ, तो ये हो गया। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। चल, नहीं, वो तो यहाँ माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस आ गया ना। बटे में 1 रहेगा, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आया है, यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो कटने के बाद भी माइनस नहीं आएगा। लेकिन बटे के नीचे अगर कहीं 1 आ जा रहा है तो बटे के नीचे उसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि किसी भी संख्या को जो बटे के ऊपर लिखा हुआ है उसको जब 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा? वही संख्या आएगा। जैसे 1 से भाग दो 3 का तो 1 तिया 3, लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। अच्छा, इतनी बात हो गई। अच्छा, एक बात और सुन लो, एक बात यहां देख लो, एक बात और देख लो। 0 का हमने गुणा तो देख ही लिया। अच्छा, ये देख लो, अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग दे दे तब क्या होगा? है? नहीं, एक काम करो, पहले 0 को भाग दो 5 से, कितना आएगा? 0। ये जवाब सही है। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या आता है? 0। 0 का कौनो भी संख्या से भाग दिया जाए क्या आएगा? 0, अगर 0 बटे के ऊपर है। लेकिन दूसरा, अगर किसी भी संख्या को 0 से जब भाग दिया जाए तब क्या आएगा? तब क्या आएगा? एक भी जवाब किसी ने सही नहीं दिया है। हमें उम्मीद था कि कोई ना कोई तो सही जवाब देगा। अब तुम चुप रहो, ठीक है? कितनी बार इस बात को मैं बताया हूं। किसी भी संख्या को जब 0 से भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित है, या अनंत कह सकते हो, या अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब जो हमें पता नहीं है। परिभाषित वो होता है जिसके बारे में हमें जानकारी होती है, जिसके बारे में हम बता सके, उसे क्या कहते हैं? ये परिभाषित है। इसके बारे में, ये कोई भी बात जो है उसके बारे में जो आप बताते हैं वो उसको परिभाषित करते हैं, उसके बारे में बताना। और जिसके बारे में ना पता हो उसे क्या कहेंगे? अपरिभाषित। जब 0 से आप किसी भी संख्या को भाग दोगे तो आपको नहीं पता है कि क्या आएगा, जो चाहो वो ले आओ, और कभी खत्म नहीं होगा। अब आप लोगों को दिखाता हूं कैसे नहीं खत्म होगा। मान लो ये हमारे पास 0 है और ये 3 ऊपर लिखा हुआ था ना। चलो 0 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए,
कितनी बार पढ़ोगे? 3 बार पढ़ूं? जीरो तिया कितना होगा? जीरो ही होगा ना। तो लिखो जीरो तिया जीरो, घटाओ 3 आ गया, अब फिर से 3 बच गया। अब फिर जीरो का पहाड़ा पढ़ो। अब क्या जरूरी थोड़े है 3 बार पढ़े, चलो 5 बार पढ़ लो। 0 पंचे, अब यहां तो तुम 5 लिख लो और यहां फिर से 0 लिख दो, फिर से 3 आ गया। तुम चाहे जितनी बार पहाड़ा पढ़ लो, किसका? जीरो का। आएगा जीरो ही, और ये शेषफल 3 बचा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और भागफल जितना चाहो उतना ले आओ, तो ये तो अनंत हो गया भागफल ना। भागफल तो अनंत हो गया और शेषफल वही का वही रह गया, तो इसको अनंत कह सकते हैं, इसको अपरिभाषित भी कह सकते हैं। दोनों में से चाहे जो कह दीजिए, ठीक है ना। बेहतर है कि आप अपरिभाषित कहें, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं जानकारी है ना? अपरिभाषित क्यों कहते हैं, ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि जब आप जीरो से भाग देने जाते हो ना, तो क्लियर ही नहीं है क्या आएगा। जो इच्छा हो वो लेकर के आओ, कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब जीरो को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तब तो जीरो आता है, जब 0 बटे के ऊपर हो। लेकिन जब कभी 0 बटे के नीचे आ जाएगा तब अपरिभाषित हो जाएगा, या कह सकते हो अनंत हो जाएगा। और क्यों अपरिभाषित होगा ये मैंने समझा दिया, क्योंकि जब आप भाग देना स्टार्ट करते हो तो फिर वो कभी खत्म नहीं होता। बताओ, इतनी बात समझ में आई? इतना नोट कर लो सब लोग। हाँ, तो देखिए 4 नंबर पर परमेय संख्याएं। ठीक है, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परमेय संख्याएं वह होती हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां P और Q क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल 0। अच्छा, लिख देते हैं पहले इसे। वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0। समझे? अच्छा, P और Q पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इक्वल 0 है। Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q नॉट इक्वल 0 का मतलब, Q नॉट इक्वल 0 का मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता। यही तो, Q का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है 0? अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि जब बटे के नीचे 0 लिख देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, वो परमेय संख्या नहीं रह जाएगी। सबको बात समझ में आ रही है? अभी समझाया हूं कि बटे के नीचे जब 0 आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखो, इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे P बटा Q होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। बस बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बटे के ऊपर तो 0 हो सकता है ना। तो आप लोग बताइए क्या लिखूं एग्जाम्पल? 5 बटा 4 लिख लो, हो गया। 1 बटा 2 लिख लो, है -7 बटा 5 लिख लो, 0 लिख लो, बटा 5 लिख लो, है ना। केवल 0 लिख दो, 7 बटा 1 लिख दो, या केवल 7 लिख दो। वो तो बात एक ही है ना, एक ही बात है ना। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, किसी भी अंक के नीचे आप 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है? बटे के नीचे जो संख्या लिखी होती है उससे भाग देना होता है। तो मान लीजिए यहाँ बटे के नीचे 1 लिखा हुआ है,
यहाँ बटे के नीचे 1 लिख दे तो 1 से भाग देंगे। 7 भी परमेय संख्या है और यहाँ मान लीजिए -12 लिखा हुआ है, ये भी तो परमेय संख्या है। बताओ ये p बटा q के रूप में है कि नहीं है ना? बटे के नीचे 1 लिख दो, बटे के नीचे 1 लिख दो, 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा? -12। 1 भी तो पूर्णांक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद अच्छा कोई ऐसे मान लीजिए 3.4 दशमलव में है, ये परमेय संख्या है या नहीं है? इसे भी लिख सकते हैं बटे में, इसे भी बटे में लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए ऐसे कोई लिखा हुआ है 1.333, ये है या नहीं है? ये है, इसको भी बटे में लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, समझे? इसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और इसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत तो है लेकिन रिपीट हो रहा है तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, मतलब ये अशांत तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको भी बटे में लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, इसको भी लिख सकते हैं। बाकी ये हमने कुछ बटे में लिख दिए, ये 0 लिख दिए, 0 भी परमेय संख्या है, ठीक है ना? ये माइनस में लिखा हुआ है, ये ऐसे अगर कोई नंबर लिखा है तब भी वो परमेय संख्या है। देखो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, वो सभी परमेय संख्या है या नहीं है? वो सभी परमेय संख्या है, क्योंकि वो सब इसमें शामिल है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया? बटे वाला, ये देखो दशमलव वाला, ठीक है ना? ये जैसे लिखा हुआ है 5/4, 1/2, ये पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, न प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें ये शामिल हो गया। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। ये बटे वाली संख्याएं आ गई, ठीक, और ये देखो ये भी आ गया इसमें। तो इस तरीके से परमेय संख्या समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? परमेय संख्या किसे कहते हैं सबको समझ में आ गया? जिसे p बटा q अर्थात जिसे बटे के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि लिखा है तभी कहा जाएगा। जैसे 7 परमेय संख्या है ना, क्योंकि बटे के नीचे 1 लिख सकते हैं। 0 भी एक परमेय संख्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, अर्थात परमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है ना? कि परमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, एक बार इसे समझ लेंगे, ठीक है? तो जिसको भी बटे वाले में संख्याओं में जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने में दिक्कत है वो सबका रिवीजन हो जाएगा और वो समझ में आ जाएगा, ठीक? तो इतना नोट करिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जोड़ तथा घटाव। देखो जोड़ और घटाव एक साथ सीखेंगे, है ना? प्लस लगा देंगे तो जोड़ हो जाएगा, माइनस लगा देंगे तो घटाव हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति है कि जब हर समान हो और एक स्थिति ये हो सकती है कि जब हर समान ना हो। तो जब हर समान होगा तब तो बड़ा आसान है ना? जब हर समान हो, जब हर समान, देखो एक एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 5/4 प्लस 3/4, अंश और हर सबको पता है ना? बटे के ऊपर जो होता है वो अंश, बटे के नीचे हर। अभी हर समान है, इसको मुझे जोड़ना है तो बटा खींचूंगा, नीचे क्या लिखूंगा? 4, ऊपर 5 प्लस 3, 5 3 8/4 पे पहाड़ा पढ़ो। 4 1 कम 4, 4 दूनी कितना आया? 2। बताओ समझ में आया? आ गया सबको समझ? बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। जब हर समान हो तो आपको बटा खींचना है, जो बटे में लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, ठीक है, और ऊपर जो भी लिखा है उसे लिख दीजिए। जैसे ये देखो 7/3 माइनस 19/3, ठीक है। घटाओ 7 माइनस 19, ये तो होगा, ऐसे तो लिखेंगे। बताओ घटाओ कितना आया? कितना आएगा? अभी बताया हूं ना, ये 7 प्लस में है और ये 19 माइनस में है। बड़े वाले में से घटेगा, 19 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 12। लेकिन यहाँ जो बड़ी संख्या 19 है उसके सामने चिन्ह क्या है? तो यही चिन्ह तो लगेगा नीचे। तो नीचे क्या लगाएंगे? माइनस बटा 3 से इसे भाग देना है, तो भाग देने का मतलब इसे काटना है। 3 1 कम 3, 3 4, तो कितना आया?
-4। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा और देखो, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 5/8, ये माइनस में लिखा हुआ है -5/8 और प्लस -7/8 ऐसे लिखा हुआ है। तब -5/8 और प्लस -7/8 बटे में 8 -5 और माइनस, बताओ दोनों जुड़ जाएगा या घटेगा? जुड़ जाएगा। चिन्ह क्या लगेगा? तो क्या लिखूं? -12 बटे, बताओ समझ में आया? अच्छा ये कैंसिल किससे होगा? क्या 8 का पहाड़ा पढ़ने पर 12 आएगा? तब किसी ऐसी संख्या को ढूंढो जिसके पहाड़ा पढ़ने पर 8 भी आ जाए और 12 भी आ जाए। 4 है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 2 के पहाड़े में भी तो आ रहा है। 2 चौक 8, 2 छक, तो 2 से काटे या 4 से? किससे? 2 से। बड़ी से काटने पर गलत हो जाएगा है? दोबारा काटना पड़ेगा। ठीक है, आप काट सकते हैं 2 से, लेकिन 2 से काटने के बाद में जो आएगा फिर से उसे काटना पड़ेगा। तो अगर आपको पता चल रहा है कि ये बड़ी संख्या से कट रहा है, जैसे 4 दूना 8, 4 तिया, तो 4 से ही काट दो ना, एक बार में कट जाएगा, दोबारा नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 से काटोगे तो 2 चौक 2 छक, फिर से काटोगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 बार काटना पड़ेगा। एक ही बार काट दो ना। तो कोशिश ये क्या करो कि बड़ी से बड़ी संख्या से काटो, जिससे कि दोनों कट जाए। अगर कट रही है दोनों तो एक ही बार में हो जाएगा, नहीं तो इसे 2 बार काटना पड़ेगा, लंबा हो जाता है। तो किससे काटूं, 2 से या 4 से? 4 से काट दो ना। तो 4 दूना और 4 तिया -3/2। अब समझ में आया? जब पहले 2 से काटोगे फिर 2 से काटोगे तब भी आंसर यही आएगा। आंसर दोनों स्थितियों में समान रहेगा, लेकिन ये एक स्टेप में हो गया ना। तो एक स्टेप में जो हो जाए वो आसान है, 2 स्टेप वाला? एक वाला। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे काट के आओ, क्या दिक्कत है? सही तो दोनों है ना। तो लो इसे इतना नोट करो, ये 5 क्वेश्चन आप लोग लगाइए ताकि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और इसके बाद हम देखेंगे कि जब हर समान हो, तो ये हमने देख लिया, और उसके बाद देखेंगे कि जब हर समान ना हो। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।